इन द कंटिन्यूएशन ऑफ चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियाई, आज हम ले रहे हैं सॉल्व एग्जाम्पल फ्रॉम एनसीईआरटी। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन द मास ऑफ द आयरन न्यूक्लियाई एज 55.85 यू यहाँ पर क्या है, एटॉमिक मास यूनिट, एंड ए इज़ 56। फाइंड द न्यूक्लियर डेंसिटी। हम न्यूक्लियर डेंसिटी देनी है, निकालनी है। हमें ए गिवन है यानी मास नंबर गिवन है और हमें न्यूक्लियस का मास दिया हुआ है। तो एक्चुअली डेंसिटी का फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला अगर हम बात करें तो मास अपॉन वॉल्यूम हमें लेना होता है। तो यहाँ पर भी हमें यही करना है, 55 देना है और u की वैल्यू, एग्जैक्ट जो वैल्यू होती है वो हम यहाँ मल्टीप्लाई कर दें एंड वॉल्यूम ले लें। तो हम मास ऑफ द न्यूक्लियस लें, इसको u को कन्वर्ट करते हुए 55.85 तो वैल्यू हमें गिवन है एंड u की वैल्यू हम प्लेस करते हैं 9.27 इंटू 10⁻⁻26 एंड वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। ये वैल्यूज़ हम यहाँ पर प्लेस कर दें। r यहाँ पर क्या है, r को हम यहाँ पर कन्वर्ट करके लिख सकते हैं r0 a 1/3। ये एक्चुअली क्या है कि कैपिटल R में भी लिखा जा सकता है, जिसमें r0 को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियर यूनिट रेडियस। ये रेडियस ऑफ द न्यूक्लियाई है, लेकिन ये न्यूक्लियर यूनिट रेडियस होता है, इसका स्टैंडर्ड वैल्यू भी है। तो अगर मैं इसे कैपिटल R में रिप्रेजेंट कर दूँ, क्योंकि मैंने यहाँ स्मॉल r लिख दिया था तो आई रोट इट लाइक r0 ओनली, बट एक्चुअली बुक्स में, बहुत बुक्स में आपको कैपिटल R0 में रिप्रेजेंटेड मिलेगा। तो 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर इसका फर्मी में रादर कह सकते हैं वो वैल्यू होता है। और हम यहाँ पर वापस इसे पुट करते हैं क्योंकि ये क्यूब हो रहा है, तो यहाँ पर ये वैल्यू चेंज होके ये आपका मैं यहाँ पर पुट कर दूँ तो r0 कह देते हैं एंड r0 का क्यूब हो जाता है, बट a सिंपल रह जाएगा। इफ़ आई रिप्लेस इस r को यहाँ पर पुट कर दें, स्मॉल r0 कह दूँ या कैपिटल R0 कह दूँ, इट्स द सेम थिंग। राइट नाउ मैं दोनों को ही सेम मान रही हूँ, है तो ये सिंबल ही, और इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है न्यूक्लियर यूनिट रेडियाई। और आप इसकी वैल्यू प्लेस करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे, यू विल गेट द डेंसिटी। वैसे डेंसिटी जो है वो एटॉमिक नंबर पर डिपेंड नहीं करती, यानी मास नंबर पर डिपेंड नहीं करती है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपकी हमेशा डेंसिटी की वैल्यू तो स्टैंडर्ड ही आनी है। अगर मैं यहाँ पे आंसर लिख दूँ, यहाँ पे 2.3 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यही आंसर आना है डेंसिटी का। तो डेंसिटी इंडिपेंडेंट होती है ए के। ए की वैल्यू अगर आप यहाँ पर मास की वैल्यू पुट करते हैं, मास ऑफ द न्यूक्लियस, इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट, एंड मास ऑफ द न्यूक्लियस को हम मैं यहाँ लिख देती हूँ। मास ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है, वो होता है मास ऑफ द एटम एंड ए एटॉमिक मास नंबर से हम मल्टीप्लाई कर दें। और m क्या है, यहाँ पे m है मास ऑफ द न्यूक्लियन, तो एवरेज मास ऑफ द न्यूक्लियन। तो एवरेज मास ऑफ द न्यूक्लियन स्मॉल m हो जाता है और a होता है आपका मास नंबर। सो अगर हम a की वैल्यू पुट करें, जैसे यहाँ 56 है, और अगर आप नीचे भी पुट करो तो ये तो कैंसिल हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, एटॉमिक मास मतलब मास नंबर पे डिपेंडेंट ही नहीं है, तो मास नंबर का कोई रोल नहीं है। बट यहाँ मैंने न्यूक्लियस का मास दिया हुआ था, तो मैंने न्यूक्लियस के मास अपॉन सीधा वॉल्यूम किया, फिर मैंने एटॉमिक मास को कैंसिल नहीं किया, क्योंकि एटॉमिक मास सिर्फ तभी कैंसिल हो सकता है जब आप, या मास नंबर जब तभी कैंसिल हो सकता है जब आप एम ए पुट करते हो, तो फिर आपके पास एम भी कांस्टेंट है, यानी एवरेज मास ऑफ द न्यूक्लियन जो है वो भी कांस्टेंट होता है एंड बाकी सारे फैक्टर्स भी कांस्टेंट है। तो आपकी जो वैल्यू आती है, आंसर फाइनली कांस्टेंट ही आता है। सो सिंपली हम यहाँ ये कह सकते हैं कि डेंसिटी जो है, न्यूक्लियर डेंसिटी जो है वो साइज़ ऑफ द न्यूक्लियस पे डिपेंड नहीं करती, साइज़ ऑफ द एटम पे डिपेंड नहीं कर रही है। So let us see the next question. Calculate the energy equivalent of 1 gram of a substance. तो अगर हमें एनर्जी इक्विवेलेंट निकालना है तो एनर्जी का रिलेशनशिप होता है E इज़ इक्वल टू mc²। सो हमें 1 ग्राम बोला है, तो पहले तो हम ग्राम को कन्वर्ट कर देते हैं किलोग्राम में, तो 10⁻³ हो गया एंड C की वैल्यू हमने यहाँ पे प्लेस करनी है 3 इंटू 10⁸ c²। तो ये जो आंसर हमारा निकलेगा ये जूल्स में निकल आएगा, विच कम्स आउट एट 9 इंटू 10⁻13 जूल्स। Let us see next example. Find the energy equivalent of one atomic mass unit, first in joules and then in mega electron volt. Using this expression, the mass defect of we have to calculate the mass defect of oxygen. हमें निकालना है, वो भी हमें निकालने के। तो पहले हमें बोला गया एटॉमिक मास यूनिट, जिसको AMU बोलते हैं, और अगर आप इसको शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो तो सिंपली U से भी रिप्रेजेंट कर देते हो, ओनली U समटाइम्स वी राइट इट। तो अगर हम U को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो पहले तो U की एक वैल्यू लिख दें, 1.66
0.05 इंटू 10⁻⁻27 होती है किलोग्राम में, अगर हम बात करते हैं। अब वो कह रहा है कि इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, जूल्स में। तो जूल्स में कन्वर्जन के लिए हम क्या करते हैं, c² से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई करते हैं। बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी पे अगर आप जाओगे तो यू मैंने मतलब फिर हम क्या करते हैं 3 नहीं लिखेंगे, जैसे मैंने पिछले केस में तो 3 इंटू 10⁸ ले लिया था। अगर आप बहुत एक्यूरेसी पे जाएंगे डेसिमल प्लेसेस तक तो 2.99 लिख सकते हैं। सो मैं तो यहाँ पर 3 इंटू 10⁸ ही ले रही हूँ। तो ये हमने कन्वर्जन किया 1.6605 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 3 इंटू 10⁸ स्क्वायर। तो अब जो आपका किलोग्राम में आ रहा था वो अब हमारे पास जूल्स में आ जाएगा। आफ्टर कैलकुलेटिंग इट विल कम आउट टू बी ऑलमोस्ट लाइक 1.49। जो कैलकुलेशन मैं देख रही हूँ, आई एम जस्ट राइटिंग फ्रॉम द बुक, एज सच कुछ नहीं है, वेरिएशन नहीं। तो ये जूल्स में आ गया। अगर हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो फिर हमें चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर मुझे 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यही एनर्जी को कन्वर्ट करना है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1.49 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब ये MeV में चेंज हो गया, और कन्वर्जन के बाद ये हमें याद रखना चाहिए, और इनफैक्ट बहुत बार कैलकुलेशन में यूज़ होता है। तो हम 931.5 MeV मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। नाउ अगले पार्ट में वो पूछ रहा है कि वी हैव टू कैलकुलेट द मास डिफेक्ट ऑफ 16, यानी ऑक्सीजन के लिए करना है। तो हमारे पास हम यहाँ पे पहले देखते हैं मास ऑफ प्रोटोन। तो अगर आप प्रोटोन का मास लें, स्टैंडर्ड होता है 1.00727, या तो गिवन होगा क्वेश्चन में, ये मोस्टली गिवन ही होता है, नहीं तो बिगिनिंग में जो कॉन्स्टेंट्स गिवन होते हैं ये वहाँ गिवन होता है। तो ये यू में गिवन है, AMU में गिवन है, एटॉमिक मास यूनिट में गिवन है। तो मुझे कितना चाहिए, अब यहाँ पर इस वक्त ऑक्सीजन की बात हो रही है, तो ऑक्सीजन के पास टोटल कितने हुए, 8 प्रोटोन्स हो गए। तो 8 प्रोटोन्स का मास निकालना, तो 8 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर हमें निकालना है मास ऑफ न्यूट्रॉन, 8 न्यूट्रॉन ही होंगे। न्यूट्रॉन, सो इसका मास लें 8 से मल्टीप्लाई करना, लेकिन न्यूट्रॉन का जो स्टैंडर्ड मास होता है 1.00866, ये वैल्यूज़ हमने ले लिए हैं। जब आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे एटॉमिक मास यूनिट में, तो ये आ जाता है 8.05816, और ये आ जाएगा 8.06928। हमने इन दोनों को ऐड करना है सो एज टू फाइंड आउट द टोटल मास। टोटल मास आ गया 16.12744। ये सब एटॉमिक मास यूनिट में चल रहा है, ये सब चीज़ें यू में, ये भी यू में। एटॉमिक मास यूनिट को हम बहुत बारी या तो फुल लिखो एटॉमिक मास यूनिट, नहीं तो यू डेल्टा, मतलब सिर्फ ओनली यू से रिप्रेजेंट कर दीजिए। अब हमें निकालना था मास ऑफ द टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस की बात कर लें। पूरा मास ऑफ 16.8 का जो न्यूक्लियस का मास होता है वो बात करते हैं। तो जो मास ऑफ द न्यूक्लियस आता है वो आता है 15.99053। तो हम क्या करें, हमारा ऐड कंपोनेंट्स का मास ऐड करने के बाद ये आ रहा था, और न्यूक्लियस का मास ये आ रहा है। और मास डिफेक्ट क्या कहलाता है, डेल्टा M, जो जिसको हम बोलते हैं मास डिफेक्ट बोलते हैं, वो क्या है, डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस, यानी कि डिफरेंस होगा 16.12744 में से आप 15.99053 सब्ट्रैक्ट कर दें, विच विल कम आउट टू बी 0.13691। और इसे हमने किस में करना था, एटॉमिक मास यूनिट से हमें कन्वर्ट करके MeV में मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है। तो हम इसे 0.1369 को 691 को हम इंटू कर देते हैं, प्रोडक्ट करते हैं 931.5 में। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमने इसे कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया है, एंड वी विल गेट द फाइनल आंसर एज 127.5 MeV। ये हमारे पास मास डिफेक्ट एज ए टोटल या कंप्लीट इन दी एंड हमारे पास आंसर आता है इस केस के लिए। ऐसे ही जनरली क्या होता है, हम अब क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी हमारे सिलेबस से कट चुका है, पहले बाइंडिंग एनर्जी हमारे सिलेबस का पार्ट होता था, तो मास डिफेक्ट को c² से मल्टीप्लाई करते थे, बाइंडिंग एनर्जी निकल आता था। लेकिन अब हमें वो नहीं बोला है, तो व्हाट दे कैन मैक्सिमम आस्क, वो सिर्फ मास डिफेक्ट मांग सकते हैं। तो उसमें आपको क्या करना है, प्रोटोन, अब ये देख लो कितने प्रोटोन हैं, एटॉमिक नंबर कितना है, मास नंबर कितना है, और उसे यूज़ करके हम प्रोटोन का नंबर निकाल सकते हैं, न्यूट्रॉन का नंबर निकाल सकते हैं। वो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करना है, एंड देन वी विल सॉल्व। नाउ नेक्स्ट वी सी सम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस फ्रॉम द सेम चैप्टर। फर्स्ट क्वेश्चन सेज, what is the ratio of the nuclear densities of the two nuclei having mass number in the ratio 1:4?
तो अभी हमने बात की जो न्यूक्लियर डेंसिटी होती है वो इंडिपेंडेंट होती है मास नंबर के, तो उस पर डिपेंड नहीं करती, तो न्यूक्लियर डेंसिटी क्या रहेगी, सेम। तो अगर वो रेशो मांग रहा है तो रेशो शुड बी 1:1, क्योंकि न्यूक्लियर डेंसिटी की बात कर रहे हैं और न्यूक्लियर डेंसिटी दोनों ही एटम्स की अगर इवन इफ मास नंबर का रेशो है भी तो भी वो सेम ही रहनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज द मास ऑफ द न्यूक्लियस ऑलवेज लेस देन द सम ऑफ द मासेज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। यानी कि अगर हम न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स को अगर हम सम अप करें तो उसके कंपैरिजन में न्यूक्लियस का जो मास होता है वो काफ़ी कम होता है। तो अगर हम इसको एनर्जी मास रिलेशनशिप से कंपेयर करते हैं, हम क्या कहते हैं, जो बाइंडिंग हो रही है यानी कि दो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को साथ में रखने के लिए हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी वहाँ पर लग रहा है। तो जितनी एनर्जी वहाँ कंज्यूम हो गई वही आपका मास डिफरेंस है। वो एनर्जी कहाँ से मिली, वो मास कंज्यूम हुआ एंड दैट मास क्रिएटेड दैट एनर्जी, and because of that energy that was we can bind them, we can place them together। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को बांध के रखते हैं। तो इसे अगर हम नॉर्मल प्रॉपर लैंग्वेज में अगर हम बोले तो हम ये कहते हैं कि जब हम किसी भी न्यूक्लियन को लेते हैं, न्यूक्लियन क्या होता है, इट्स अ सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो जब हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को साथ रखते हैं तो उनके बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है एंड उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। तो पोटेंशियल एनर्जी घट रही है और E = mc²। सो हमारे पास रिलेशन था, अगर एनर्जी घट रहा है वेलोसिटी ऑफ लाइट तो वेरी कर नहीं सकता, हमारा रिलेशन तो यही है, E = mc²। इसी को हम बोलते हैं, यहाँ जो आया m कहता है वो मास डिफेक्ट कहलाता है। तो वो मास डिफेक्ट कहाँ गया, वो एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो गया, वो मास जो है वो एनर्जी में कंज्यूम हो गया। सो हम ये कह रहे हैं कि जब हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन को पास लेके आते हैं तो उनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स आती है, उनकी पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस होती है, पोटेंशियल एनर्जी घट रही है, इस तरह से कह दें तो इसका मतलब मास भी घट गया, क्योंकि एनर्जी और मास एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। सिंपली यहाँ लिख दें m डिक्रीजेज बिकॉज E डिक्रीजेज। पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज़ द न्यूट्रॉन सो इफेक्टिव एज बम्बार्डिंग पार्टिकल। एक्चुअली अब जो कंटेंट रह गया है चैप्टर के अंदर वो मोस्टली लग रहा है न्यूक्लियर रिएक्शन जो है, फिशन फ्यूजन या न्यूक्लियर रिएक्टर, उसी पर बेस्ड होंगे। तो जो वाइवा क्वेश्चंस आ सकते हैं, वाइवा क्वेश्चन कह रही हूँ या MCQ क्वेश्चंस हो सकते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वो मोस्टली उस पोर्शन से आएंगे। तो ये उसी से अब रिलेट हो गया, अब सारा वही चलेगा हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर से रिलेटेड। वाई इज़ न्यूट्रॉन सो इफेक्टिव एज बम्बार्डिंग पार्टिकल। तो बहुत इफेक्टिव क्यों है, उसका रीज़न क्या है, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अगर चार्ज नहीं होगा तो ना ये कहीं अट्रैक्ट होंगे ना ये रिपेल होंगे, और ये आसानी से पेनिट्रेट कर पाएंगे हैवी पार्टिकल में। जो भी हैवी साइज पार्टिकल होगा जिसको आप फिशन कराना चाहते हो तो इसमें इजीली पेनिट्रेट कर पाते हैं हैवी न्यूक्लियाई के अंदर विदाउट बीइंग अट्रैक्टिव और फेसिंग एनी काइंड ऑफ रिपल्शन फोर्स। वाई आर द कंट्रोल रॉड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, वाई आर द कंट्रोल रॉड्स मेड ऑफ कैडमियम। तो इसका रीज़न ये है कि ये आसानी से न्यूट्रॉन्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। तो जो न्यूट्रॉन्स है इट एब्जॉर्ब्स इजीली, इट एब्जॉर्ब्स इजीली। किसको एब्जॉर्ब कर रही है, न्यूट्रॉन्स को, सो एज टू कंट्रोल न्यूट्रॉन्स। जो फास्ट मूविंग या स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स एक्चुअली फिशन पर आते हैं, तो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स को ये आसानी से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वाई इज़ यूरेनियम 238 नॉट सुटेबल फॉर द चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन में यूरेनियम 238 की जगह हम 235 प्रेफर करते हैं, वो क्यों। सो इसका रीज़न ये है कि यूरेनियम 238 के अंदर जो फिशन करवाया जाता है वो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन से होता है, लेकिन फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन कई बार क्या होता है कि मटेरियल के अंदर एंटर करते हैं और वो बिना किसी रिएक्शन, क्योंकि बहुत फास्ट मूव कर रहे हैं तो वो इतनी जल्दी इंटरेक्ट ही नहीं कर पाते और विदाउट मेकिंग एनी फिशन वो एस्केप आउट हो जाते हैं, तो मिस कर देते हैं वो फिशन रिएक्शन को। और कुछ देर के बाद यूरेनियम 238 जैसे में अगर आपने फिशन शुरू करा भी दिया तो कुछ देर के बाद वो डेड हो जाएगा, वो फिशन चेन रिएक्शन में नहीं कन्वर्ट होगा। तो इसीलिए हम उसको 238 को प्रेफर नहीं करते हैं, 235 को लगाते हैं। और 235 में फिशन करवाने के लिए हम
स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स यूज़ करते हैं, जबकि स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से इसमें नहीं होता फिशन। तो इसमें जो फिशन हो रहा है वो सिर्फ फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन से हो रहा है। तो मैं लिख देती हूँ, ओके, सो आई हैव रिटन कि यूरेनियम 238 फिशन इज डन बाय द फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स बट दे इंटरेक्ट लेस, सो दे एस्केप विदाउट कॉजिंग फ्रिक्शन। कई बार वो बिना फ्रिक्शन करे ही एस्केप आउट हो जाते हैं और चेन रिएक्शन हमारा कुछ देर के बाद ख़त्म हो जाता है। अच्छा, यहाँ भी मैंने करेक्शन किया, इट एब्जॉर्ब्स, मैंने बस ये लिख दिया था इट एब्जॉर्ब्स ईजिली। क्या एब्जॉर्ब कर रहा है? न्यूट्रॉन से एब्जॉर्ब कर रहा है, तो एब्जॉर्ब कर लेता है बहुत आसानी से, इसलिए हम कंट्रोल रोड्स को यूज़ करते हैं। जनरली ये भी कह देते हैं कि किसी चीज़ के पास हाई क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, क्रॉस सेक्शन जो है इसका अच्छा होता है टू एब्जॉर्ब दी न्यूट्रॉन्स, तो न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करने का काम आ जाता है ये। वाई इज़ द न्यूक्लियर फिशन डिफ़िकल्ट टू कैरी आउट? अच्छा, फिशन की जगह फ्यूजन को कैरी आउट करना बहुत मुश्किल है, और उसका रीज़न ये है कि फ्यूजन रिएक्शन के अंदर हमें बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। उतना हाई टेम्परेचर बनाना या नॉर्मली अर्थ पे क्रिएट करना, इट इज़ नॉट पॉसिबल, तो वो नहीं होता। तो जनरली पता है हम क्या करते हैं, हम इसमें करते हैं पहले न्यूक्लियर फिशन कराते हैं ताकि हाई टेम्परेचर क्रिएट हो सके और उसके बाद फ्यूजन स्टार्ट हो, और जब फिर उसके बाद जब फ्यूजन स्टार्ट होगा तो अब उसे कंटिन्यू करने के लिए हमें और टेम्परेचर के लिए परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर फ्यूजन रिएक्शन में ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट रिलीज़ होती है, तो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर बहुत हाई होता है। जैसे सन के अंदर अपने आप ही एक नेचुरल प्रोसेस चल रहा है, वहाँ फ्यूजन रिएक्शन होता रहता है कंटिन्यूसली, और ये फ्यूजन कभी ख़त्म नहीं होता क्योंकि ऑलरेडी वहाँ टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। ओके, सो वाई डू लाइटर न्यूक्लियाई टेंड टू फ्यूज़ टुगेदर? जो छोटे साइज़ के न्यूक्लियाई हैं वो ही क्यों आपस में एक दूसरे को फ्यूज़ करते हैं? हर न्यूक्लियाई की एक टेंडेंसी होती है कि वो एक स्टेबिलिटी को अचीव करें। तो यहाँ क्या होता है, जो स्मॉलर साइज न्यूक्लियाई हैं वो एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करके स्टेबिलिटी अटेन करते हैं, स्टेबल स्ट्रक्चर लेने की कोशिश करते हैं, यानी एक ऐसा न्यूक्लियाई बनाते हैं जो कंपैरेटिवली उन डॉटर न्यूक्लियाई यानी कि जिनसे मिलकर फ्यूज़ करके वो बिगर न्यूक्लियाई बन रहा है, वो उसके कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल हो, उसके पास ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हो। तो दे टेंड टू ऑक्यूपाई, टेंड टू फॉर्म अ ग्रेटर साइज्ड न्यूक्लियस विद अ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मोर ग्रेटर। सो यहाँ पे लिखना चाहिए बाइंडिंग, सो दैट टू गेट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लार्ज। हालांकि सेंटेंस नहीं बना, मैंने उल्टा पुल्टा लिख दिया है। हम ये कह सकते हैं सिंपली टू अचीव ग्रेटर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और यहाँ ऐड कर दें एंड टू गेन स्टेबिलिटी। ये तो ठीक हो गया। तो हमें स्टेबिलिटी लेने के लिए हमें ये सब चाहिए। सन इज़ कॉन्स्टेंटली लूजिंग मास ड्यू टू थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन। क्योंकि सन के अंदर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है तो हम क्या कहते हैं कि सन कॉन्स्टेंटली अपना मास लूज़ कर रहा है। तो उसका रीज़न ये, क्योंकि हम कह रहे हैं कि एनर्जी और मास क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। तो अगर मास कंज्यूम होगा तो एनर्जी क्रिएट होगी। तो यहाँ यही हो रहा है कि सन के अंदर जो है कुछ ना कुछ मास ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ हो रही है। वो एनर्जी कहाँ से है, कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो कंज्यूम होता जा रहा है और वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होता जा रहा है। तो यहाँ पे मास चेंजेस इनटू एनर्जी। तो मास एनर्जी के अंदर हीट एनर्जी की फॉर्म में चेंज हो रहा है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि सन का मास जो है कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है। स्टेट रीजन वाई हैवी वाटर इज़ यूज एज अ मॉडरेटर इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। मॉडरेटर का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है कि फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स की जो स्पीड होती है उसको थोड़ा कम कर देना। तो यहाँ मेन पर्पस क्या है कि हैवी वाटर जो है उसके अंदर बहुत लार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मिलते हैं, और इन प्रोटॉन्स के साथ ही एक्चुअली जो एंटर करते हैं फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स जब अंदर एंटर करते हैं तो वो कोलिजन फेस करते हैं, और उस कोलिजन की वजह से उनकी स्पीड जो है वो काफ़ी स्लो डाउन हो जाती है। मोर ओवर एक एडवांटेज और है कि हैवी वाटर जो है वो कोई भी न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब नहीं करता। तो एक दो रीज़न हो गए, इट will not absorb न्यूट्रॉन, पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि ये क्या करता है, स्लो डाउन द स्पीड ड्यू टू द कोलिजन, इट डिक्रीजेज द स्पीड ऑफ फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन
with its collision due to its collision with protons. प्रोटॉन्स क्यों स्लो डाउन कर पाते हैं उसका भी रीज़न, क्योंकि प्रोटॉन्स का जो मास होता है वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है न्यूट्रॉन्स के। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में कोलाइड भी करेंगे। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होते हैं, वो कभी किसी के साथ अट्रैक्ट रिपल नहीं हो रहे। तो ऐसा नहीं कि वो प्रोटॉन के साथ ही कोलाइड करेंगे इलेक्ट्रॉन के साथ। इलेक्ट्रॉन तो वहाँ है ही नहीं, मतलब हमारे पास जो प्रोटॉन्स लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियस वहाँ पर घूम रहे हैं, तो लार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसको वहाँ पर मिल रहे हैं और न्यूक्लियस को ब्रेक करना है। न्यूक्लियस के अंदर की बात हो रही है, बाहर की नहीं। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन के साथ उनका कोलिजन होगा और वो क्या करेंगे, वो ब्रेक हो जाएंगे, मतलब वो उनकी स्पीड को स्टॉप करने के कैपेबल हैं, क्योंकि उनका नियरली सिमिलर मास होता है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ डिलेड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियर रिएक्टर? नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो डिलेड न्यूट्रॉन पहले तो हम समझें होते क्या हैं। जब भी कोई एक फिशन रिएक्शन हो रहा होता है तो ऐसा नहीं है कि सारे न्यूट्रॉन्स इमीडिएटली रिलीज हो जाएंगे। कुछ न्यूट्रॉन फिशन शुरू होने के कुछ देर बाद इमिट होते हैं और इन्हीं को हम कहते हैं डिलेड न्यूट्रॉन्स। और इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये भी होता है, क्योंकि अगर सभी न्यूट्रॉन साइमल्टेनियसली एक ही पॉइंट पे एक ही टाइम पे रिलीज़ हो रहे हैं तो कभी कभी जो रिएक्शन है, जो फिशन रिएक्शन है, वो अनकंट्रोल्ड हो सकता है। तो बेटर होता है कि बिटवीन वन फिशन, यानी पहला न्यूट्रॉन फिशन करे, फिर उसके बाद कुछ इंटरवल के बाद दूसरा आ रहा है, फिर कुछ इंटरवल के बाद तीसरा आ रहा है, तो उससे क्या होगा, एक सस्टेनेबिलिटी बनी रहती है और वो अनकंट्रोल्ड स्टेट में नहीं जाएगा, बल्कि क्या होगा, एक क्रिटिकल स्टेज बनाए रखेगा। तो बेसिकली इनका रोल क्या है, डिलेड क्यों कह रहे हैं, बिकॉज दे जनरली ऑकर आफ्टर फ्यू सेकेंड्स ऑफ द फिशन रिएक्शन होने के बाद, once it happen, and then you will find that some neutrons are being produced later, so they after certain delay in time, so they are called as delayed neutrons. और इन delayed neutrons का रोल क्या है, to maintain critical reaction। तो क्रिटिकल रिएक्शन बनाए रखना इनका काम होता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई सारे न्यूट्रॉन्स एक ही टाइम पे निकले और एक ही टाइम पे इमिशन करा दिया और अनकंट्रोल चला गया। द चेन रिएक्शन डाइज आउट समटाइम्स, वाई? अब चेन रिएक्शन जो रुकता है उसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं। तो जैसे हम कह सकते हैं कि मान लीजिए जो एक न्यूट्रॉन निकल रहे थे, जो रिलीज़ हुए, उनको एब्जॉर्ब कर लिया, वो उनका एब्जॉर्प्शन हो गया। अब एब्जॉर्प्शन के रीज़न हो सकते हैं, हमने वहाँ पे कोई कंट्रोल रोड लगाई हो तो कंट्रोल रोड ने उनको एब्जॉर्ब कर लिया हो, या ये हो सकता है कि जिस फिशनेबल मटेरियल को आप वहाँ रख रहे हो उसका साइज़ बहुत छोटा है, तो क्या हो रहा है कि न्यूट्रॉन आसपास से निकल रहे हैं लेकिन उससे फिशन करा ही नहीं पा रहे क्योंकि उसका साइज़ क्रिटिकल साइज से भी छोटा है। तीसरा ये हो सकता है जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन है वो एस्केप आउट हो जाए बिना फिशन किए। मान लीजिए न्यूट्रॉन का साइज़, अब हर न्यूट्रॉन जो है वो स्लो डाउन हो जाए, ये भी ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कुछ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो फास्ट स्पीड से मूव करते रहे, इवन आफ्टर पासिंग थ्रू दी हैवी वाटर, कुछ एस्केप आउट हो जाए, किसी तरीके से उनको कोलिजन फेस नहीं किया उन्होंने उतना, और उनकी स्पीड पर कोई खास फ़र्क नहीं पड़ा, तो वो स्टिल दे आर फास्ट मूविंग। और ऐसे फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स जो है बिना किसी इंटरनल रिएक्शन के या किसी इंट्रैक्शन के बिना ही वो फिशन किए बिना एस्केप आउट हो जाएंगे। तीसरा हम ये कह सकते हैं कि कई बार क्या होता है कि अगर आपने यूरेनियम 238 मटेरियल यूज़ कर लिया है तो क्या कर लेगा वो, कई बार उन फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स को सिंपली कैप्चर, अगर स्लो न्यूट्रॉन्स है उनको सिर्फ एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि 238 के अंदर फिशन होता है फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन से। सो अगर फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन नहीं है और आपने उनको पहले स्लो डाउन कर दिया है और वो नॉर्मल से, मतलब जितना हमें चाहिए स्पीड उससे थोड़ा कम स्पीड पे रह गए, तो वो क्या होंगे, वो यूरेनियम 238 पे एब्जॉर्ब ही हो जाएंगे, फिशन नहीं कराएंगे, तो वो अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाएंगे। उनकी स्पीड ज़रूरत से ज़्यादा कम हो गई है और इसलिए वो क्या करेंगे, वो अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो 2-3 रीजंस हैं, तीनों मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। सो दीज आर दी ऑल पॉइंट्स। साइज़ मटेरियल का छोटा है, फास्ट न्यूट्रॉन्स जो हैं वो इंट्रैक्ट नहीं करते और वो एस्केप आउट हो जाते हैं, यूरेनियम एब्जॉर्ब कर ले स्लो न्यूट्रॉन्स को, या फिर कंट्रोल रॉड्स एब्जॉर्ब कर लें न्यूट्रॉन्स को, यानी उनको जितना हमें चाहिए कंट्रोल रॉड को अंदर यूरेनियम रिएक्टर के अंदर डिप करके रखना, उससे ज़्यादा हमने डिप किया हुआ है तो क्या होगा, कंट्रोल रॉड्स ही उनको एब्जॉर्ब कर लेंगे। वाई इट इज़ नेसेसरी टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड थ्रू द फिशन ऑफ यूरेनियम 235 न्यूक्लियाई टू सस्टेन द चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन को सस्टेन्ड स्टेज में रखने के लिए हमें यूरेनियम 235 न्यूक्लियस के अंदर जब हम इंसिडेंट कराते हैं न्यूट्रॉन्स को, तो उनको हम स्लो डाउन क्यों कराते हैं, ये पूछा है। स्लो डाउन कराने का रीज़न क्या है, उनको इंट्रैक्शन का टाइम मिल जाए।
जैसे जनरली क्या होता है, अगर यूरेनियम 238 की बात करते हैं हम, तो वहाँ फिशन होता है फास्ट से, वो स्लो से फिशन नहीं कराते। लेकिन वो फास्ट न्यूट्रॉन्स भी क्या होते हैं, वो इंटरेक्ट ही नहीं कर पाते, उनको टाइम ही नहीं मिलता इंटरेक्शन का, तो वो इस वजह से वो फिशन नहीं करा पाते। यहाँ हम यूरेनियम 235 पे जब इंसिडेंट कराते हैं तो हम उनको स्लो करा देते हैं ताकि आराम से वो न्यूक्लियस के अंदर एंटर करें, एंड देयर दे मे कॉज दिस fission reaction. So I have written the answer to increase interaction time and to cause the fission reaction. तो हमारा काम क्या होता है, हमें फिशन रिएक्शन करवाना है लेकिन इंट्रैक्शन टाइम बढ़ाने के बाद, ताकि इजीली वो न्यूक्लियस को ब्रेक कर सके। अदरवाइज़ क्या होगा, वो बिना फिशन करे सीधा फास्ट न्यूट्रॉन होगा, इंट्रैक्ट नहीं करेगा और सीधा निकल जाएगा बिना फिशन करवाए। अच्छा, एक क्वेश्चन और यहाँ पर आता है हैवी वाटर को लेकर रिलेटेड। यहाँ हमारे पास क्वेश्चन था, स्टेट रीज़न वाई वी यूज़ हैवी वाटर। तो हैवी वाटर का हमने रीज़न बताया कि भाई सेम साइज़ के प्रोटॉन्स होते हैं, उसमें कोलिजन हो जाता है और कोलिजन की वजह से क्या होता है, वो उनकी स्पीड को स्लो डाउन कर पाते हैं, तो स्पीड उनकी स्लो डाउन करने में हमें हेल्प मिलती है, इसलिए हम हैवी वाटर यूज़ करते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा था कि सिंपल वाटर जो है, हैवी वाटर की जगह अगर आप नॉर्मल वाटर भी यूज़ करें तो वो भी आपकी स्पीड को स्लो डाउन करता है, तो फिर हम हैवी वाटर ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, फिर हमने नॉर्मल वाटर क्यों नहीं यूज़ किया। तो नॉर्मल वाटर यूज़ ना करने का रीज़न ये है कि क्योंकि नॉर्मल वाटर क्या करता है कि ठीक है वो स्लो डाउन तो कर देगा लेकिन वो न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेगा, और एब्जॉर्ब मतलब जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन थे या स्लो मूविंग न्यूट्रॉन थे तो वो उनको एब्जॉर्ब भी कर लेगा, लेकिन हैवी वाटर एब्जॉर्ब नहीं करेगा। यही हमने प्रॉपर्टी दी थी ना, हमने कहा भी था कि इट विल नॉट एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन्स। तो हैवी वाटर की प्रॉपर्टी ये कि एब्जॉर्ब नहीं करता, लेकिन जो नॉर्मल वाटर है, इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि स्लो डाउन कराने के लिए हम एक नॉर्मल वाटर को, ऑर्डिनरी वाटर को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऑर्डिनरी वाटर नहीं यूज़ कर सकते हम, क्योंकि वो क्या करेगा, वो न्यूट्रॉन्स को, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेगा। यानी कि जैसे कंट्रोल रॉड एब्जॉर्ब करती है तो उसका एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन जो है वो हैवी है, बड़ा है, तो वो एब्जॉर्प्शन कर लेता है, और नॉर्मल हैवी वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं करता। सो ये मेनली क्वेश्चंस थे इस चैप्टर के, और चैप्टर अब बहुत ही स्मॉल रह गया है, बहुत कम छोटा रह गया है, इसमें अब ऐसा कुछ है नहीं ज़्यादा करने के लिए। बहुत मुझे तो ऐसा लगता है कि इसमें से ज़्यादातर वो वाइवा क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही ज़्यादा पूछ सकते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस यानी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस कम ही आएंगे, क्योंकि अगर देखा भी जाए तो डेफिनेशंस में इसमें अब कुछ अगर मेन बचा है तो न्यूक्लियर रिएक्टर बचा है। पहले इस चैप्टर में काफ़ी कुछ होता था, न्यूक्लियर रिएक्टर को हम बिल्कुल साइडलाइन कर देते थे, उस पर इतना फोकस नहीं देते थे, लेकिन अब न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो ही मेन टॉपिक बचा है, बाकी सारे छोटे स्मॉल टॉपिक रहेंगे। डेंसिटी हो गया, और जो कि आप केमिस्ट्री में भी काफ़ी कुछ पढ़ते हो इससे रिलेटेड, तो फिज़िक्स का इतना पार्ट इसमें नहीं रह गया। तो आज क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे सेमीकंडक्टर्स। थैंक यू।